हेलो स्टूडेंट्स, किरण प्रकाशी की पढ़ रहे हैं हम। पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी, हमने देखा था टीआईआर, मिराज और लूमिंग, और हमने चर्चा करी थी कॉशीज रिलेशन। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्शन का प्लेन सरफेस वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया। एक प्रिज्म के केस बनते हैं, प्रिज्म में भी जो रिफ्लेक्शन होता है प्लेन सरफेस पर ही होता है। ठीक है, तो प्रिज्म के केस बचते हैं हमारे पास। प्रिज्म पूरा ही हमें पढ़ना है, लेकिन हम उसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, हम उसको अलग से पढ़ेंगे। अभी हम चल रहे हैं रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस पे। हम बात करते हैं गोलीय जो सतह हमारे पास होंगी उन पर किस प्रकार रिफ्लेक्शन होगा और कैसे फॉर्मूले बनते हैं, क्या उसमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उन सब पे हमें चर्चा आज करनी है। ठीक है, तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अपवर्तन की बात करेंगे। कहां पर? गोलीय सतहों पर। ठीक है, अपवर्तन की बात करेंगे कहां पर? गोलीय सतहों पर, या हम कहें रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस की हम बात करने वाले। ठीक है, चलो तो कैसी होंगी आपकी रिफ्रैक्शन, कैसे होगा, सरफेसेस कैसे होंगी, पहले तो ये बात कर लेते हैं। ठीक है, जब हम सरफेस की बात करने वाले हैं तो फिर सरफेस होगी कैसे। हम जानते हैं कि जब हम स्फेरिकल सरफेस की या गोलीय सतहों की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की सतह हमें देखने को मिलती है। ठीक है, पहली कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है, इस तरह से। ठीक है, और दूसरी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है, अब मैं ऐसे बना रहा हूं तो आप बोलोगे सर ये दोनों एक ही तो है, इधर से इसको देख लो उधर से इसको देख लो, एक ही बात है। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि आपतित किरणें हमारी किधर से आ रही है। ठीक है, इसमें आपतित किरणें हम इधर से फॉल कराने वाले हैं। ठीक है, तो जो किरण है, जो रे है, वो इस तरह से कुछ अंदर की तरफ जाएगी, है ना, यहां से अंदर जाएगी, और यहां पर हम आपतित कराएंगे किरणों को तो इस तरह से ये अंदर की इधर की इससे टकराएगी। ठीक है, तो टकराने का जो सेंस है वो दोनों का अलग अलग, दोनों का अलग अलग टकराने का सेंस है। इस वजह से हम इसको दो पार्ट में या दो भागों में अलग अलग तरह करके इसको समझते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉनकेव सरफेस या अवतल। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, या फिर उत्तल। कॉन्वेक्स या फिर उत्तल। ठीक है, आती है बात समझ में? चलिए, अच्छा ये बात हो गई। तो अब इसके ऊपर जो रिफ्रैक्शन होता है वो किस प्रकार से होता होगा, कैसी कैसी चीजें बनती है, उनको हम देखते हैं। हम समझेंगे कॉनकेव को लेकर। ठीक है, लेकिन हम बाद में ये भी देख लेंगे कॉनकेव को लेकर जो हमने समझा है वो कॉन्वेक्स में भी अप्लाई हो रहा है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम कॉनकेव को लेकर चीजों को समझते हैं और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आइए कॉनकेव सरफेस हम बना लेते हैं। ये दो ही तरह की सरफेस पॉसिबल है, और ये सरफेस क्या करती है, जब भी हमारे पास बाउंड्री होती है, जब सरफेस में बोलता हूं तो मेरा मतलब है कि बाउंड्री। ठीक है, तो ये बाउंड्री है, कि बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री, और ये इधर वाले माध्यम को उधर वाले माध्यम से जुदा कर रही है, अलग कर रही है। ठीक है, इनको अलग अलग कर रही है। ये इनको अलग अलग कर रही है। तो इधर जो माध्यम है उसको मान लेता हूं मैं, कितना है माध्यम, ये माध्यम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1। ठीक है, और इधर जो माध्यम है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया है कितना, μ2। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, ये सरफेस है, कर्व सरफेस है, तो हम जैसे कर्व मिरर लेते थे जिसके अंदर हम स्फेरिकल मिरर लेते थे, तो उसमें हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते थे। ठीक है, तो इसमें भी इसके केंद्र से निकलती हुई एक मैं लाइन खींच देता हूं। ठीक है, सतह के केंद्र से निकलती हुई लाइन खींच देता हूं, और इसको मैं बोल देता हूं पोल। ठीक है, हमेशा की तरह मैं इसको पोल बोल दूंगा, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है तो इस तरह से ये होगी कुछ, और इसका कुछ केंद्र भी होगा, और ये जो दूरी होगी इसको हम बोल देते हैं, इसको मार्क कर देते हैं हम सी। ठीक है, और इसकी जो दूरी होगी वो बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, त्रिज्या, तो उसको हम आर से दिखा देंगे, बड़े आर से हम इसको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई एक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वो कहीं यहां पर रखा हुआ है, वो कहीं यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, और हमें पता करना है कि अगर कोई इंसान, कोई आदमी या कोई भी ऑब्जर्वर यहां से उसको देख रहा है, यहां से उसको देख रहा है, तो उसको वो ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा, उसको वो ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा, ये हमें बात करनी है। तो हमें पता है कि क्योंकि ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहां पर लगी हुई है, तो जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वहां तो दिखाई नहीं देगा।
ठीक है। अगर ये नहीं होती माध्यम नहीं बदल रहा होता तो यही कहीं दिखाई देता, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, लाइट रे निकलती सीधी की सीधी उसकी आंखों में चली जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा तो अब कैसा होगा? अब ऐसा होगा कि यहां से जो लाइट रे निकली है वो यहां पर जाके टकराएगी, ठीक है, यहां पे जाके टकराएगी। यहां से जो लाइट रे निकली है वो कहीं यहां जाके टकराएगी इस सरफेस पे, है ना, और टकराने के बाद रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है नॉर्मल। तो हम यहां से नॉर्मल बना देते हैं, कि नॉर्मल हम बना देते हैं। किस कलर से बनाएं? कलर की कमी है हमारे पास, जीवन में रंग नहीं है हमारे, ठीक है। ये नॉर्मल हमने एक बना दिया। नॉर्मल जब भी आप बनाओगे कर्व सरफेस कहां से निकालते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप इसको निकालते हो, ठीक है। तो ये सेंटर से हमने इसको निकाल दिया नॉर्मल को। आप देखोगे ये एंगल जो होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा? ये एंगल आई के बराबर आ जाएगा। सीधी बात है सर, ये एंगल आई के बराबर हो जाएगा। अब इसमें कुछ कुछ तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद हमने देखा कि जो इमेज है वो यहाँ पर कहीं बन रही है, ठीक है। एक जनरल में बात कर रहा हूँ कि इमेज जो है वो यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो कैसे बन रही होगी इमेज? जो रिफ्रैक्शन है, जो रिफ्रैक्शन हुआ है इसका, जो रिफ्रैक्शन हुआ है इसका, वहां से अगर मैं लाइट रे खींचता हूं तो कुछ इस प्रकार से लाइट रे आ रही होगी। ये पिंक लाइट रे क्या दिखा रही है? ये रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सी रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है, जो कि बिल्कुल सीधी नहीं बन रही है, बिल्कुल एकदम घूमती भी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि लाइट रे को घूमने में मजा आ रहा है, लेकिन हम इसको सीधी बना के मानेंगे, ठीक है। ये लाइट रे सीधी की सीधी इधर आ रही, ठीक है। तो लाइट रे का रिफ्रैक्शन हुआ और वो घूम के इधर आ गई, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा ये वाला हो जाएगा एंगल आर, ठीक है। ये एंगल हो जाएगा एंगल आर। अच्छी बात है। क्या करें बाबू? हम मान लेते हैं कि यह एंगल जो है ये क्या है? अल्फा है। ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये इमेज है आपकी, ठीक है। ये एंगल अल्फा है, इसको एंगल बीटा मान लो, इसका एंगल गामा मान लो, ठीक है। याद आया कुछ? अल्फा बीटा गामा हमने पहले भी करके देखा है ना। तो हमने निकाला था कौन सा फॉर्मूला हमने निकाला था? मिरर फॉर्मूला, ठीक है। ये हमने मान लिया। अच्छे, ठीक है। अब क्या करो, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, ठीक है। तो मैं लिख पाऊंगा म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां से मेरे पास रिलेशन मिलेगा म्यू1 इंटू आई इज इक्वल्स टू म्यू2 इंटू आर। आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया? ये ऐसे आ गया क्योंकि एंगल जो हमने लिए हैं वो छोटे हैं, सारे एंगल छोटे हैं, और एंगल जब छोटे होते हैं तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, इसको हम कर पाते हैं। तो म्यू1 आई इज इक्वल्स टू म्यू2 आर के बराबर हमारे पास ये एक चीज आ गई है, और इसको हमने संभाल कर अभी रख लिया है, ठीक है। अभी फिलहाल हमने इसको संभाल कर रख लिया है, चलो अच्छी बात है। अच्छा आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अल्फा बीटा की। अल्फा बीटा की बात करते हैं। अच्छा अगर मैं कहूं कि इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं, यहां पर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हम इसको। अच्छा ये एंगल आई है, ये एंगल बीटा है, ठीक है। इसको हमें जोड़ना है क्या? ये एंगल बीटा है, यहां से एक पैरेलल लाइन खींचे, यहां से एक पैरेलल लाइन खींचे, ये बीटा है, ठीक है। तो क्या ये एंगल भी बीटा होगा? ये एंगल बीटा होगा? नहीं, ये एंगल बीटा नहीं होगा, ठीक है। ये अल्फा है, ये आई है आपका, और ये एंगल गामा है, ठीक है। तो गामा तो आपके पास अल्फा प्लस आई के बराबर आ जाएगा। तो गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई के बराबर आपको देखने को मिल रहा है साफ साफ। एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया है ना। तो यहां से गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई के बराबर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। हम बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की। तो गामा प्लस बीटा आर के बराबर है ना। तो आर किसके बराबर आ गया आपके पास? गामा प्लस बीटा के बराबर आ गया, है ना। ये आपके पास दो रिलेशन आ गए ट्रायंगल। ट्रायंगल से हमने देख लिया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा के हमने निकाल लिया, ठीक है। आई और आर निकालना है हमें। यहां से तो आर डायरेक्टली आई गया, यहां से अगर देखो तो आई कितना आ जाएगा? गामा माइनस अल्फा के बराबर आ जाएगा। गामा माइनस अल्फा के बराबर आपके पास आई आ जाएगा। वाह क्या बात है। अच्छा ये चीजें आ गई हमारे पास। चलो और थोड़ा टेक्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाए। हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर हमने यहां से ड्रॉप किया है ना। अब आप जानते हो कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस पॉइंट को m मार्क करने वाला हूं, इस पॉइंट को n मार्क करने वाला हूं, ठीक है। और n और p इतने पास पास है कि ये अलग अलग पॉइंट है ही नहीं, एक ही पॉइंट हम मान के इसको काम कर सकते हैं। और इसको हम ले लेते हैं कि ये अभी h के बराबर है, ठीक है। ये जो दूरी है ये h के बराबर हमने इसको अभी फिलहाल ले लिया है ना। अच्छा अब मैं इनके वैल्यूज लिखना चाहता हूं। अगर मैं लिखना चाहता हूं tan अल्फा, tan अल्फा जो होगा वो किसके बराबर होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे लेते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम दिखाते हैं u से। तो ये जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा यहां तक u के बराबर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास आ गया। इमेज डिस्टेंस हम किससे दिखाते हैं? v से। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये
V से हम आपको इसको दिखा दें, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे सेंटर है, तो उसको आप किससे दिखाओगे, आपको R से दिखाओगे, ठीक है। हम इनकी वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो चार चीजें हमारे पास आई है ना, ये तीन चीजें हमारे पास आई हैं, तो इसी से आया है। तो ये तीन जो रिलेशन आई है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनको हम अभी संभाल कर रखेंगे, ठीक है। और हम इधर करेंगे सब चीज, है ना। अच्छा, अब मैं लिखना चाहता हूँ tan अल्फा का मान, तो tan अल्फा का मान लिख लेता हूँ। tan अल्फा का मान लिख लेता हूँ, कितना आएगा tan अल्फा का मान भाई, mn बटे on, mn बटे on, ठीक है। आती है बात समझ, mn बटे on। अच्छा, अब मैं जानता हूं ये n जो है ये p पॉइंट ही तो है, n और p इतने पास हैं कि हम इसको अलग अलग मानेंगे ही नहीं, ठीक है। हम इसको एक ही मानेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सरफेस हम लेते हैं, जब भी हम बात करते हैं बहुत छोटा सरफेस लेते हैं, अपर्चर बहुत छोटा लेते हैं, अपर्चर बहुत छोटा लेते हैं, हम इसको लिख देंगे mp अपॉन op। देखो भाई क्या आ गया हमारे पास, mp अपॉन op हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, h बटे माइनस u, h बटे माइनस u में इसको लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। tan बीटा की बात करूं, tan बीटा की बात करूं तो tan बीटा क्या लिखूंगा, देखो कहां है बीटा, इधर है, तो हम लिखेंगे mn बटे in, mn बटे in, और n तो p है, तो mp बटे ip। इसको हमने क्या कर दिया, mp बटे ip, और mp तो h है और v क्या है, प्लस v है। क्यों, क्योंकि हम लाइट रे की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, tan गामा की बात की जाए, tan गामा की बात की जाए तो mn बटे क्या लिखेंगे, mn बटे nc, cn, ठीक है। या फिर हम इसको p करके लिख दें तो mp बटे pc, सॉरी cp, कितना आ गया, h बटे माइनस r। हमने साइन के साथ रखी है चीजों को, ठीक है। अगर हम लाइट की दिशा के अपोजिट चल रहे हैं तो हमें माइनस लिखना है, अगर साथ में चल रहे हैं तो हमें प्लस करके लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये चीजें भी हमारे पास आ गई। अच्छा, ये जो रिलेशन आए थे इनका थोड़ा इस्तेमाल किया जाए, अब इनको रखे मत रखो, है ना, इनको आराम मत करने दो, इनका इस्तेमाल करो। तो इनका इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पर जगह बनाए, है ना। चलिए क्या करेंगे, μ1 i इज इक्वल्स टू μ2 इनटू r, तो μ1 इनटू i की जगह पे क्या रख दूं, i की जगह पे मेरे पास आया था गामा माइनस अल्फा, ठीक है। और μ2 इनटू r, और r की जगह पे क्या रख दूं, गामा प्लस बीटा, रख दी वैल्यू, है ना, रख दी वैल्यू। अच्छा, अगर ये एंगल्स छोटे हैं, ये सारे एंगल्स छोटे हैं, तो tan अल्फा खुद अल्फा के बराबर होगा, tan बीटा खुद बीटा के बराबर होगा, और tan गामा खुद गामा के बराबर होगा। जब एंगल छोटे होते हैं हम ऐसा कह सकते हैं। तो गामा अल्फा किसके बराबर आ गया, h बटे माइनस म्यू, बीटा किसके बराबर आ गया, h बटे प्लस v, और गामा किसके बराबर आ गया, h बटे माइनस r। रख दो वैल्यू, रख दो वैल्यू। तो μ1 इंटू गामा की वैल्यू क्या आई आपके पास, h बटे माइनस r, तो h बटे माइनस r, माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, h बटे माइनस यू, h बटे माइनस यू, ठीक है। साइन का बिल्कुल ध्यान रखें, h बटे माइनस यू, है ना। अल्फा की वैल्यू ये इज इक्वल्स टू μ2 गामा, गामा क्या है भाई आपके पास, अभी हमने रखा h बटे माइनस r प्लस बीटा, और बीटा क्या है, h बटे प्लस v, ये तो आई वैल्यू, है ना। इसको थोड़ा सा हल कर लिया जाए तो क्या आएगा, माइनस μ1 बटे r, ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस h तो हटा दिया मैंने सब जगह से, h सब जगह से काट दिया है मैंने, ठीक। तो ये कितना आ गया, माइनस μ1 अपॉन r प्लस μ1 बटे म्यू u इज इक्वल्स टू μ2 बटे r माइनस μ2 बटे r प्लस μ2 बटे v। भाई साहब ये रिलेशन हमारे पास देखने को मिला, है ना, ये रिलेशन हमें देखने को मिला। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लिया जाए, तो यहां और जगह बना लो। क्या रिलेशन आया हमारे पास, u और v को साथ में ले लो, तो हमने क्या लिखा, μ2 बटे v, μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u इज इक्वल टू, उधर उसको ले जाओगे तो r के साथ μ2 बटे r माइनस μ1 बटे r। थोड़ा सा अरेंज करके हमने इसको लिख लिया। देखोगे आप फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटे r, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए और एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि कब लगता है, ठीक है।
ये आप जब भी रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस की बात करोगे तब ये फॉर्मूला आपको लगाना है, तब ये फॉर्मूले इस फॉर्मूले के बिना आपका काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। इसी के अनुसार आप काम करोगे। इसमें आपको एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखनी है कि म्यू1 क्या है, म्यू1 उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। जो लिख रहा हूं उसको अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना, उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें आपतित किरण है, जहां पर इंसिडेंट रे है, जिसमें आपतित किरण है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही कंफ्यूजन होता है। ये बहुत मुश्किल नहीं है चीजें, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होते हैं कि ये क्या म्यू2 है, क्या म्यू1 है, क्या यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। ये बहुत आसान है सब चीजें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो आपको याद रखना है कि म्यू1 उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें आपतित किरण है, तो ऑब्वियस सी बात है म्यू2 दूसरा वाला हो जाएगा जिसके अंदर रिफ्रैक्टेड रे चल रही है, ठीक है, जिसमें अपवर्तन किरण चल रही है। आपको तो सिर्फ म्यू1 का याद रखो कि उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें आपतित किरण है, ठीक है। दूसरे की याद करने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हमारे पास म्यू1 यहाँ पर, ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर आ गया है, हमने प्रूव कर लिया है, हमने कॉनकेव सरफेस के लिए बात कर ली है, ठीक है। तो मैं सब हटा देता हूं, इसको पॉज करके बिल्कुल अच्छे से लिख लेना और फिर हम इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं और सवालों पे बात करते हैं। तो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ताकि आपको क्लियर हो और चीजें कि ये फॉर्मूला लगाना कैसे है एक्चुअली, ठीक है। ये फॉर्मूला एक्चुअली में लगाना कैसे है आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला साइन के साथ लेकर चलना है, साइन लगाते हुए आपको लेकर ये फॉर्मूला चलना है, ठीक है। अभी देख लोगे जब हम न्यूमेरिकल करते हैं अभी, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए कैसे करें बाबू। हाँ फॉर्मूला देखो पहले, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। बहुत धीरे धीरे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इस चीज में, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ पे गलती होने की संभावना आपके लिए ज्यादा है, ठीक है। तो हम इसको बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे लेकर चलें, है ना। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा ये आपका क्या है, ये आपका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये गोला जो मैंने बनाया है, इस गोले को हमने भर दिया है किससे, कांच से, मतलब अंदर इसके अंदर क्या है, ग्लास है, ठीक है। अंदर ग्लास है तो रिफ्रैक्शन होगा साहब, बिल्कुल रिफ्रैक्शन होगा, ग्लास तो रिफ्रैक्शन होता है। ऐसा गोला आपने ले लिया है ना। अच्छा अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि यहां पे लाइन खींच दो बीच में एक, ये इसका केंद्र है, क्या लोगे केंद्र, कितना लोगे, सी लिख दो केंद्र को, और ये लिख दो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर कितना है इसका, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। आर की वैल्यू आपको दे दी है 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। और आपको बोला है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि हम पीले कलर से दिखाते हैं वो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और ये दूरी जो है, ये दूरी जो है ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है, ये 5 सेंटीमीटर के बराबर दूरी है, ठीक है। ये दूरी जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर है ना। चलो अच्छी बात है। और आपसे पूछा है कि बताइए कि एक ऑब्जर्वर, एक आदमी, एक इंसान जो कि यहां पर है, ठीक है, यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है ऑब्जर्वर, तो बताएं उसको ये ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा, मतलब इसकी इमेज कहां बन रही होगी, इसकी इमेज कहां उसको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अच्छी बात है, कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट पता है, हमें इमेज पता है, हमें ऑब्जेक्ट पता है, हमें सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कहता है कि μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। और मैंने क्या बताया आपको, μ1 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पर आपतित किरण आ रही है, ठीक है। आपतित किरण कहां आएगी, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपतित किरण जो होती है वो ऑब्जेक्ट से निकलती है, तो ऑब्वियसली कोई किरण यहां से इस प्रकार आई होगी, ठीक है, और इससे टकराई होगी, सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, इसी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि लाइट रे इधर ही आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो हमें इसी सरफेस से मतलब है, उस सरफेस से अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उस सरफेस में क्या है, सब चीजें पर कोई फर्क हमें नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप देखो ये आपतित किरण जो है, इसको इसका वैल्यू तो मैंने आपको दिया ही नहीं, इसका वैल्यू पूछो ना। ये जो है वो म्यू जो है वो 3/2 के बराबर है, कोई μ1 μ2 मैंने नहीं बोला है, मैंने बस ये बोला 3/2 के बराबर है, ये 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। ये वैल्यूज आपको दी हुई है ना। अच्छा आपको अब पता चल गया कि ऑब्जेक्ट से निकली किरण और ये इस तरह जहां से टकराएगी, यहाँ पर जाकर टकराएगी, और 3/2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हमें पता चल गया कि μ1 का जो मान है यहाँ पर कितना आ रहा है,
3/2 के बराबर आ रहा है। बहुत धीरे धीरे हम चल रहे हैं, बहुत आसानी से आप इसको धीरे धीरे बहुत बिल्कुल तसल्ली से आप इसको लेकर चलो। और तो म्यू2 का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। म्यू2 का वैल्यू यहाँ पर 1 के बराबर आ जाएगा। ये दोनों चीजें हमें पता चल गई है, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ये 10 सेंटीमीटर का इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये दूरी कितनी आपको दी हुई है, ये दूरी दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। और ये 5 सेंटीमीटर दिया है केंद्र से। लेकिन हम कहां से लेते हैं सारी की सारी दूरियां, हम लेते हैं पोल से। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका पोल हो जाएगा, ये आपका पोल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पोल है तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो ये दूरी जो आपके पास आएगी, ये 5 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। ये 5 सेंटीमीटर के बराबर आपके पास दूरी आ जाएगी और 10 सेंटीमीटर के बराबर आपके पास ये दूरी आ जाएगी। तो यू का अगर मान देखता हूं, यू का अगर मान देखता हूं, तो यू का मान कितना आ जाएगा, यू का मान आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में मेजर कर रहे हैं, दूरी को नाप रहे हैं, ठीक है। तो ये आपतित किरण इधर आ रही है, इधर आ रही है, तो मतलब अगर इसकी उल्टा चलता हूं तो -5 सेंटीमीटर मेरे पास आ जाएगा। और आर का मान देखता हूं तो आर का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि हम आपतित किरण की विपरीत दिशा में मेजर करेंगे तो -10 सेंटीमीटर इसका मान आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर इसका मान आ जाए, ठीक है। अब ये वैल्यू मिल गई, अब तो वी निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में रखते हैं, ठीक है। म्यू2 का मान कितना आया, म्यू2 का मान आया 1 बटे वी माइनस म्यू1 का मान कितना आया 3/2 बटे यू कितना लिया हमने, कितना आया -5, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू2 माइनस v1 यानी कि 1 - 3/2 बटे आर। आर कितना लिया मैंने, -10, ठीक है। ये -10 के बराबर आ गया है। चलो इसको देखो तो कितना आ जाएगा, 1 बटे वी माइनस माइनस प्लस 3/10 बराबर 1 - 3/2 माइनस 1, 2 - 1/2, 2 - 3 -1/2 -1/2 तो प्लस 1/20 के बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपको यहां से मिला, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/20 माइनस 3/10, ठीक है। तो 1 - 6/10, 1 - 6/20 तो -5/20 यानी कि -1/4। तो v का वैल्यू कितना आ गया, आप देख सकते हो कि v का जो मान आया है यहां से वो -4 सेंटीमीटर के बराबर आ गया है। v का जो मान आया वो -4 सेंटीमीटर के बराबर आ गया है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, -4 सेंटीमीटर के बराबर आ गया है। मतलब जो इमेज आपकी बन रही है वो कहां बन रही है, पोल से -4 सेंटीमीटर पीछे, ठीक है। तो ये 5 है तो लगभग यहाँ परपेंडिकुलर से हम इमेज बनाते हैं हमेशा, तो ये यहाँ पर इसकी इमेज बन रही होगी। ये -4 सेंटीमीटर, ये जो दूरी आ रही होगी ये 4 सेंटीमीटर के बराबर आ रही होगी, ठीक है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया हमने बोला कि एक ऑब्जर्वर जो है अब यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब एक ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर है, अब यहाँ से आपको देखना है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है वो यहाँ से देख रहा है, ठीक है। इसकी पल के बना दो, मेरा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ से देखना है आपको, तो देखें भाई, इसको अगर हम यहाँ से देखते हैं तो क्या करना पड़ेगा अब हमें हमारी जो थोड़ी सी कंडीशन है वो चेंज हो जाएंगी। तो मैं इसको हटा देता हूँ, जितना मैंने सॉल्व कर लिया इसको आप लिख लें पहले पॉज करके, फिर आगे वाला पार्ट देखें, क्योंकि मैं इसको इसलिए हटा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। ये हमने यूज कर लिया है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। चलिए वैल्यूज लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे ये ठीक है, ये भी हटाइए, ये हटा दो, ये भी हटा दो, ये 4 सेंटीमीटर जो आया है ये भी हटा दो, ठीक है। सब मैंने हटा दिया, नया सवाल ही पूरा हमारे पास बन गया है। आई बात समझ में, ठीक है। सब हटा दिया, ये पोल है, ये पोल कहां से हो गया, अब हम जहां से देख रहे हैं, ठीक है। अब पोल की बात करते हैं, तो अब पोल कौन सा हो जाएगा, आप यहां से देख रहे हो तो इधर वाली जो सरफेस है ये आपका पोल बन जाएगा, ये आपका पोल बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम मेजर करेंगे सारी चीजों, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, आपतित किरण की हम बात करें, हम ये आपतित किरण पहले थी अब हमारी, अब ऑब्जर्वर इधर है तो इसके लिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी, उसके लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली हो जाएगी। यहां पर अपवर्तन हो रहा होगा तो कुछ इस तरह से लाइट रे आ रही होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से लाइट रे आ रही, ठीक है। अच्छा, लाइट रे इस मीडियम में चल रही है, जो आपतित किरण है वो इस मीडियम में है, तो म्यू1 का जो मान है वो कितना हो जाएगा 3/, ठीक है। और म्यू2 का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ये दोनों चीजें हमें पता चल गई, ठीक है। अच्छा, अब यू की बात करें तो यू कितना होगा, यू कहां से लेंगे हम, पोल से लेंगे, पोल से लेंगे, ठीक है। पोल से, और ये दूरी जो होगी ये हमारा यू हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है,
और ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो टोटल कितना हो गया ये 15 सेंटीमीटर के बराबर। प्लस के माइनस, पॉजिटिव के नेगेटिव वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम आपतित किरण के अपोजिट दिशा में चल रहे हैं, उल्टी दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। पोल से इधर चलेंगे और किरण इधर आ रही है, पोल से हम इधर चलेंगे और किरण इधर आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, यू का मान कितना आ जाएगा, यू का मान आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। आर की बात करें तो आर कितना होगा, आर कितना होगा देखो जरा, आर कितना होगा, तो आप देखोगे आर का है 10 सेंटीमीटर, लेकिन प्लस के माइनस, क्योंकि हम पोल से इधर इस दिशा में चलेंगे और किरण इधर आ रही है, तो आर का मान भी -10 सेंटीमीटर के बराबर ही, ठीक है। आती है बात समझ में। चलो अब इसको फॉर्मूला हम लगाएं, फॉर्मूला के देखें तो μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे r, यही फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। वैल्यू सारी हमें मिल चुकी है। μ2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1 बटे v हमें चाहिए, माइनस μ1 बटे u, μ1 का वैल्यू कितना है 3/2 और u का वैल्यू कितना है -15 बराबर μ2 माइनस μ1 यानी कि 1 माइनस 3/2 बटे r, r का वैल्यू कितना है -10, ठीक है। इसको मुझे हल करना है और हल करके आंसर निकालना है, तो 1 बटे v बराबर क्या, प्लस 3/2 इंटू 15, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। 1 माइनस 3/2 तो 2 माइनस 1 -1/2 तो -1/-2 इंटू 10, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आई, तो 1 बटे v प्लस 1/10 बराबर 1/20, ठीक है। 1/20 यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 1 बटे v बराबर 1/20 माइनस 1/10, ठीक है। तो 1/20 माइनस 2/20, तो ये -1/10 के बराबर होगा, और v का वैल्यू जो होगा वो -10 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। -10 क्यों, -10 ही आएगा, 2/20 आएगा, -20 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये -20 सेंटीमीटर के बराबर हमारे पास ये वैल्यू, v की वैल्यू जो होगी -20 सेंटीमीटर के बराबर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो v की वैल्यू अगर हमारे पास -20 सेंटीमीटर आ रही है, तो हम पोल से डिस्टेंस लेंगे, पोल से डिस्टेंस होगा ये, तो पोल यहाँ से -20 सेंटीमीटर चले, तो ये 10 है और ये 10 है, तो -20 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पर इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये होगा v का वैल्यू -20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर पोल से कुछ यहाँ पर इमेज बन रही, ठीक है। कोई मुश्किल बात इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है, इनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना ये पड़ेगा कि आपकी जो वैल्यूज आपने ली है μ1 μ2 की, वो सही ली हो, यू आर की वैल्यू सही ली हो, जो भी केस बन रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो वैल्यूज आपने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सही ली, ठीक है। अगर वो वैल्यूज आप सही ले पा रहे हैं, तभी आपका क्वेश्चन जो आंसर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, और कैलकुलेशन मिस्टेक तो करनी नहीं है। जैसे कि एलसीएम लेने में दिक्कत, अभी मैंने इसको गलत कर देता, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रखें आप इस चीज को, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है, और चीजों को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए कि क्या क्या इसके अंदर कारिस्तानियां हो सकती हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और करेंगे हम इस पे भी। ये आपके पास क्या है, गोला है भैया, गोली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जो सूचकांक है, वो 3/2 के बराबर है। ये हवा में रखा हुआ है हमने, एक और एक यहाँ पर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं, ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ से आप देखो तो इसका केंद्र से जोड़ दो एक लाइन, केंद्र से एक लाइन निकाल दो इसके ऐसे करके, ठीक है, और ये इसका केंद्र हो जाएगा, कितना होगा इसको हम बोलेंगे C, ठीक है। इसका वैल्यू ले लो, आर की वैल्यू आप ले लो 10 सेंटीमीटर के बराबर, 10 सेंटीमीटर के बराबर आपने आर की वैल्यू ले ली, ठीक है। चलिए, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है इस तरफ, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर इस तरफ, ठीक है। कितना ले लें, जितना आप बोलो उतना ले लेते हैं। ये जो दूरी है, केंद्र से जो उसकी दूरी है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है, केंद्र से जो उसकी दूरी है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है, ये 20 सेंटीमीटर के बराबर दूरी, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। और ऑब्जर्वर जो आपका है वो कहीं यहां पर है, कहीं यहां पर ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर कहीं यहां पर है। तो अब आपको बताना है कि बताएं कि ऑब्जर्वर को जो इमेज दिखेगी वो कहां पर दिखेगी, ऑब्जेक्ट जो इमेज दिखेगी वो कहां पर दिखेगी, या ऑब्जर्वर को क्या नजर आ रहा होगा, हमें बताना है, सीधी सीधी बात तो ये है, ठीक है। अच्छी बात, क्या करें हम इसके अंदर, देखना हमें ये पड़ेगा, अब हमें देखना ये पड़ेगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है इसके अंदर। तो आप देखोगे यहाँ पर कि जब ये लाइट रे यहाँ से टकराएगी, इधर जाएगी, ठीक है, ये आपतित किरण मैंने एक बनाई है,
लाइट रे यहाँ से टकराएगी तो यहाँ पर एक रिफ्रैक्शन होगा इसका, ठीक है, और दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ पर, तो दो रिफ्रैक्शन ही झेलेगी। दो रिफ्लेक्शन झेलने के बाद इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो कोई रे डायग्राम वगैरह हम नहीं बना रहे हैं इसका, फिर रे डायग्राम बनाने बैठेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हमें हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। हम तो वैल्यूज लेकर इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, जब पहले रिफ्लेक्शन की बात करें तो पहले रिफ्लेक्शन की बात करें, ठीक है। हमारा पोल कहाँ होगा, सबसे पहले तो पोल देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर हमारा इधर है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन सॉरी इस वाले सरफेस से हो रहा है, तो अभी हमारा पोल जो होगा वो इधर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा पोल जो होगा वो इधर हो जाएगा, ठीक है। इस सरफेस से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमारा पोल अभी उधर हो जाएगा, ठीक है। पोल अगर उधर है तो हम पोल से ही मेजर करेंगे सारी की सारी डिस्टेंसेस। यहां से आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट पोल से कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ऑब्जेक्ट पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अभी, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो वैल्यूज लिखने की हम कोशिश करें। आपतित किरण कौन से मीडियम में चल रही है, आपतित किरण कौन से मीडियम में चल रही है, वो चल रही है मीडियम 1 में, तो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, तो μ1 का वैल्यू मेरे पास 1 के बराबर आ गया। किधर जा रही है, 3/2 में जा रही है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना आ गया हमें 3/2, ठीक है। U का मान कितना है, पोल से अगर आप देखोगे तो पोल से आपतित किरण इधर आ रही है और हमें उल्टा चलना पड़ेगा, पोल से मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और R देखोगे तो R कहां हो जाएगा, R देखोगे आप तो पोल से आपको इधर ही चलना पड़ेगा, R को मेजर करने के लिए, यहां तक आओगे ना, केंद्र तक आओगे इसके, तो R हो जाएगा इसका +10 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएंगी, ये वैल्यू आपको मिल जाएंगी। इसको आप सॉल्व करो, आप आंसर, इसका आंसर निकलेगा कितना आएगा, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, μ2 माइनस μ1/r। तो μ2/v कितना होगा भाई साहब, μ2/v, और μ2 तो हमें v तो हमें निकालना है, तो μ2 का वैल्यू हमें दिया है 3/2 v माइनस μ1 1/u का मान हमारे पास कितना आया, -10, ठीक है, इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1/+r, तो r के वैल्यू +10, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने सारी यहाँ पर रख दी। तो इनको थोड़ा सॉल्व करोगे, 3/2v माइनस 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 प्लस 1/10 बराबर 3/2 माइनस 1, यानी कि 1/2 इंटू 10, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आई, देखोगे 3/2v बराबर 1/20 माइनस 1/10, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो 3/2v बराबर ये 2/20 माइनस 1/20, ठीक है, ये 10 बार गया, ठीक है। तो v का जो वैल्यू आया वो -30 सेंटीमीटर के बराबर, v का जो वैल्यू आया वो -30 सेंटीमीटर के हमारे पास आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, -30 सेंटीमीटर पोल से पीछे की तरफ हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। हम यहां से मेजर करेंगे तो इधर वाला डायरेक्शन प्लस है और इधर वाला डायरेक्शन माइनस है, तो जो इमेज बन रही होगी वो कहीं यहां पर बन रही होगी, जो इमेज बन रही होगी वो कहीं यहां पर बन रही होगी, ठीक है। तो ये कितना है, -10, तो इसका थोड़ा सा 20 सेंटीमीटर और आगे ले लो, तो ये 10 इतना 10 लगभग कुछ यहाँ पर इमेज हमें देखने को मिल रही होगी। तो पोल से जो दूरी आ रही होगी इसकी दूरी जो आ रही होगी पोल से, वो कितनी आ रही होगी, 30 सेंटीमीटर के बराबर आ रही है। ये दूरी जो होगी वो 30 सेंटीमीटर के बराबर आ रही होगी, ठीक है। ये जो इमेज बनी है ये पहले रिफ्लेक्शन से इमेज बनी है, तो इसका नाम मैंने I1 दे दिया, ठीक है। क्या ये इमेज दिखाई देगी क्या ऑब्जर्वर को, क्या ऑब्जर्वर को वाली इमेज दिखाई देगी, नहीं, अभी एक रिफ्लेक्शन और बाकी है, एक रिफ्लेक्शन और बाकी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी इसको वाली इमेज नहीं दिखाई देगी, अभी फाइनल इमेज बनना बाकी है, ठीक है। वापस आओ किरण के ऊपर बात करते हैं, यहां से किरण आई होगी, ठीक है। अब हमें ये पोजीशन मिल गई है, तो इस पोजीशन से हम बना सकते हैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन किस प्रकार हुआ होगा, लाइट पीछे एक्सटेंड करी होगी, ठीक है, और यहाँ पर इमेज हमें मिली होगी, कुछ इस तरह की कहानी बनी हो। बिना इसके आप रे डायग्राम बनाने की कोशिश ना करें, ठीक है, नहीं बन पाएगा। नॉर्मल आप ड्रॉ करो, यहाँ से नॉर्मल किधर आएगा, नॉर्मल इधर मिलेगा आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन हुआ होगा और लाइट रे अंदर यहां से जाने के बाद अंदर रिफ्लेक्ट हुई होगी इस डायरेक्शन, जिसको हमने पीछे एक्सटेंड किया है, रे डायग्राम आप जब भी ना बनाओ कोशिश करो कि रे डायग्राम बनाने से पहले आप इमेज फाइंड कर लो कहां पर इमेज है और तब रे डायग्राम बनाओ,
क्यों? क्योंकि रे डायग्राम तो हम स्केल से थोड़ी बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम स्केल यूज करके बना रहे होते या फिर हम अप टू द स्केल बना रहे होते तो हमारे जो आंसर होते परफेक्ट आ रहे होते, लेकिन हम वो नहीं कर सकते, हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हम पहले अपना इमेज का जगह निकालेंगे, कहां पर इमेज बन रही है, पोजीशन निकालेंगे, उसके बाद हम रे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं, क्योंकि मुझे किरण चाहिए थी, अब आपतित किरण अब किधर होगी, आपतित मतलब ये हुई तो रिफ्रैक्ट है, लेकिन इस वाली सरफेस के लिए ये आपतित यानी कि इंसिडेंट रे बनेगी, ठीक है। अब आगे का सॉल्व करने के लिए मुझे ये वाली चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा रे डायग्राम बना के देखा है। अब मुझे पता चल गया है कि आपतित किरण अब ये दूसरी सरफेस के लिए क्या हो रहा है, ठीक है। अब पोल क्या हो जाएगा हमारा, पोल कौन सा हो जाएगा, क्योंकि अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हमारा पोल जो होगा वो ये वाला, ये हमारे पोल की तरह काम करने वाला है ना। अच्छा, अगर ये पोल की तरह काम करने वाला है तो आप देखो डिस्टेंसेस वगैरह देखो। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप निकालोगे इस वाले पोल से, तो इस वाले पोल से कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये 30 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, तो कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां से, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे अभी, ये अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इसको, तो ये दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो यू लिखने के लिए हमारे पास ये काम में आने वाला है, ठीक है। चलो हम पहले क्या लिखते हैं, हमारे पास वैल्यू है पहले। अब देखो अब कहां पर है आपतित किरण, आपतित किरण आपकी है अब म्यू जो है वो कौन सा, म्यू वन अब कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 3/2, जहां पर आपतित किरण है, ठीक है। और कहां गई है, म्यू टू में, तो अब क्या हो जाएगा, म्यू टू का वैल्यू 1, ठीक है। यू का वैल्यू हम लिखते हैं, तो यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वाले पोल से देखोगे आपतित किरण इधर आ रही है और आपको उल्टा चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। और आर देखोगे तो आर कितना आएगा, आर देखोगे तो आपको आपतित किरण इधर आ रही है और आर को मेजर करने के लिए आपको केंद्र की तरफ जाना पड़ेगा, तो -10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। फिर वैल्यूज हमारे पास मिल गई, इसको फिर से फॉर्मूले में रखो, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है, ठीक है। तो μ2/v कितना हो जाएगा, μ2/v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, μ2 कितना है 1, तो 1/v माइनस, अच्छा अगर कुछ कंफ्यूजन हो यहाँ पर जो v हमने निकाला है तो इसको v1 मार्क कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको v1 ले लो ताकि आपको पता चले कि ये पहली इमेज बनी, ठीक है। और यहाँ पर हम v2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/v2 माइनस μ1/u, u का वैल्यू कितना है -50, तो यहाँ -50 मैंने रख दिया है, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, μ2 कितना है अब 1 माइनस 3/2 और r की वैल्यू कितनी ली है हमने -10, ठीक है। कुछ रटने की जरूरत नहीं है कि ऐसी सरफेस होगी तो माइनस में आएगा और वैसी सरफेस होगी तो प्लस में आएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है कहीं से कहीं तक, सिर्फ बना बना के देखते जाओ, मतलब सॉल्व करते जाओ और करते जाओ आंसर, है ना। तो 1/v2 यहां से निकलेगा हमारे पास, v2 निकालना है हमें, प्लस 1/50, ठीक है, इक्वल्स टू μ2 माइनस v1, तो 1 माइनस 3/2 यानी कि -0.5 यानी कि -0.5 यानी कि 1/20, तो प्लस हो जाएगा वो, है ना, -1/20। एक बार फिर से करके देख लें, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, 2 - 1 -1/2 यानी कि माइनस माइनस प्लस 1/, ठीक। तो 1/v2 बराबर 1/20 माइनस 1/50, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा हमारे पास। 1/v2 बराबर एलसीएम लिया आपने 100, 5 माइनस 2 यानी कि 1/v2 इक्वल्स टू 3/100, ठीक है, यानी कि v2 का मान आया 100/3 सेंटीमीटर, 100/3 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देख लें, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कोई भी, ये u आपने -50 लिया है, r आपका -10 है, u आपने -50 लिया है, आपका r आपका -10 है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/50, 1 माइनस 3/2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इज -1, माइनस 1/2 इज -1/2 इंटू 10 1/20, ठीक है, 1/20 माइनस 1/50, 100 एलसीएम आया 5 बार जाएगा, -2, 3/100, 100/3 सेंटीमीटर, सही, बिल्कुल सही, 100/3 सेंटीमीटर हमारे पास आ रहा है। तो लगभग 100/3 मतलब 33.33 सेंटीमीटर, 33.3 सेंटीमीटर के आसपास ये हमारा आंसर आ रहा है, और प्लस में आ रहा है, और प्लस में आ रहा है। तो अब हम जो मेजर करेंगे पोल से वो हम प्लस में मेजर करेंगे, कितना था, ये कितना था, ये 10 सेंटीमीटर के बराबर था, ठीक है। तो अब ये ऑब्जर्वर बहुत ज्यादा पास हो गया तो उसको थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा जो ऑब्जर्वर जब बनाया था, इसका मतलब हमारा कहने का यह था कि ऑब्जर्वर इस तरफ है ना, ऐसा नहीं था कि ऑब्जर्वर बहुत पास में हमने रखा है, ऑब्जर्वर हमारा इस तरफ है, ये हमने बस ये बोला था, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हटा दो, ठीक है। चलिए, तो ऑब्जर्व हमारा क्या है, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये लगभग 10, ये लगभग 10, ये लगभग, मैं लगभग बनाना चाह रहा हूं, तो यहां कहीं पर इमेज बन रही होगी,
ठीक है, ये फाइनल इमेज I2 जो है वो प्लस 33.3 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है, 33.3 सेंटीमीटर के आसपास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो 33.3 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा, अगर आप चाहते हो कि अब मैं बना लूं कि मुझे इमेज दिख जाए कि अब कैसे बन रही होगी, तो इमेज कहीं यहाँ पर ऐसे बन रही होगी, तो रिफ्लेक्शन जो लाइन आ रही होगी, जो लाइट रे आ रही होगी, वो इस प्रकार से आ रही होगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ रही होगी। नॉर्मल ड्रॉ करो। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिफ्लेक्शन होके लाइट रे वहां पर मिल रही हो। ठीक है, आती है बात समझ में? इस प्रकार से कहानी बन रही होगी और फाइनल इमेज जो होगी I2 आप यहाँ पर बन रही होगी, तो ऑब्जर्वर को यही वाली इमेज दिख रही। ठीक है, आई बात समझ में? हुआ ये? चलो तो आगे बढ़े, थोड़े सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं आगे का, ताकि हम फिर नेक्स्ट क्लास में उसको बहुत अच्छे से पढ़ पाए। देखिए भाई, ये जो हमने कैलकुलेशन किया है ना, मैं इसको अब हटा देता हूं। ये तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, इसके अंदर जो मिस्टेक होती है वो कैलकुलेशन में होती है। जितना अगर प्लस माइनस की भी आपसे मिस्टेक हुई तो पूरा का पूरा जो आपने किया है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, बेकार हो जाएगा। अच्छा भाई देखो, ये जो पोल है इसको मानता हूं मैं पोल P1 इस सरफेस का, और इसको बोलता हूं पोल P2 इस सरफेस के लिए। ठीक है, ये वाला पोल P1 मैंने माना है इस वाले सरफेस के लिए, और इस वाले सरफेस के लिए मैंने पोल P2 माना। ठीक है, पॉसिबल है। अच्छा, जरूरी है कि अगर स्फेरिकल सरफेस मुझे लेना है तो इसी तरह से ली जाए, ये गोला ही बनाया जाए। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस सरफेस को, जो मेरे पास ये जो इधर वाली सरफेस है, उसको इस प्रकार से ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। ठीक है, और इधर वाली सरफेस है उसको भी पास ले आऊं और इस तरह से इसको कर सकता हूं। ठीक है, ये कुछ देखी देखी चीज लग रही है। ठीक है, कुछ देखी देखी चीज लग रही है। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि इसको इस तरह से ले लूं, इस वाली सरफेस को, और उस वाली सरफेस को इस तरह से ले लूं। ये कुछ देखी देखी चीज लग रही है। ठीक है, कुछ देखी देखी चीज लग रही है। ये होते हैं लेंसेज। क्या होते हैं? लेंसेज। ठीक है, बहुत इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं सभी आपको, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे लेकर चल सके। तो हमने क्या किया है, ये जो 20 सेंटीमीटर की जो दूरी थी, यहां पर जो 20 सेंटीमीटर की दूरी थी, इसको हमने जीरो कर दिया है। ठीक है, इसको हमने जीरो कर दिया है। मतलब जो सेकंड पार्ट में हमारी जो इमेज बनी थी, यहां से जो इमेज बनी थी हमारी, जो सेकंड पार्ट में हमने इस 20 सेंटीमीटर को इसके अंदर जोड़ा था, ये -30 सेंटीमीटर जो हमारे पास वैल्यू आई थी, इसमें जो हमने जोड़ा था 20 सेंटीमीटर को, ये वाली वैल्यू को 20 सेंटीमीटर को जो हमने जोड़ा था, ये अब हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारी जो कैलकुलेशन क्या आएगी, इसकी वजह से जो इमेज होगी, इसकी वजह से जो इमेज होगी, ठीक है, उस वाली इमेज का हम डायरेक्टली वैल्यू यूज करके इस पोल के लिए यूज कर लेंगे। अभी तो ये पोल अलग अलग थे, अभी ये पोल अलग अलग थे, अब मैं इनको इतना पास ले आया हूं कि ये पोल समान हो गए हैं। तो ये P1 P2 दोनों साथ में, ये P1 P2 दोनों साथ में। ठीक है, अभी दोनों साथ में हो जाएंगे तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हो कि इसमें तो कोई दूरी है ही नहीं, तो ये वाली जो दूरी आप ऐड कर रहे थे दूसरी बार कैलकुलेट करने के लिए, वो दूरी अब आप ऐड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो वाली दूरी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनको हम बोलते हैं लेंसेज। ऐसी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ऐसी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो कि बहुत पास हो, ठीक है, बहुत ही पास हो, बहुत पास हो, जिनको थिन लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम थिन लेंस के केस में पढ़ते हैं। इसको आप थिक लेंस बोल सकते हो, मोटा लेंस बोल सकते हो, थिक लेंस बोल सकते हो। ठीक है, थिक लेंस, और ये आपका थिन लेंस है। कौन सा लेंस है? थिन लेंस या पतला लेंस, जिसको हम पढ़ेंगे लेंस के नाम से। ठीक है, पतला लेंस, और हम इसको पढ़ेंगे किस नाम से? हम इसको प्यार से लेंस ही बोल देते हैं। ठीक है, पतला पतला वर्ड नहीं लगाते हैं, मोटा पतला वर्ड नहीं लगाते हैं। लेकिन थिक लेंस अगर बोला जाए तो वो कुछ इस प्रकार का होगा, थिन लेंस अगर बोला जाए तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, लेंस में जरूरी नहीं है कि दोनों सरफेस ही आपकी स्फेरिकल हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों ही सरफेस स्फेरिकल हो, एक सरफेस स्फेरिकल होना जरूरी। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन लेंस का थोड़ा सा हमने किया है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे लेके चलें, है ना। अगली क्लास में हम लेंस स्टार्ट करेंगे, लेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस वाला जो पार्ट था, ठीक है, वो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। इसके अंदर कहां पर कैसी इमेज बन रही है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, उस चक्कर में मत पड़ना। आपको जो क्वेश्चन दिया जाए उसमें क्वेश्चन आपको सिर्फ μ2 पता करना चाहिए, μ1 पता करना है कहाँ है, कितना है, μ2 क्या है, ठीक है, u कितना है, r कितना है, जो कंडीशन बननी है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करके
देख, ठीक है, जो कंडीशन बन रही है उसके हिसाब सॉल्व, क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करके देखना, रटने का प्रयास मत करना इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको बता सकता था कि अगर ऐसी सरफेस हो तो या वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो ये इमेज बनेगी, इमेज रियल ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसी इमेज बनेगी, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, सॉल्व करके देखो, समझ के उसको सॉल्व करके देखो, रे डायग्राम बना के देखो थोड़ा थोड़ा उसका, ठीक है, इमेज के वैल्यू निकाल के रे डायग्राम निकाल के देखो, तब आपको समझ में आएगा क्या सच्चा क्या चीज हो रही है। रटने की कोशिश करोगे इसके अंदर तो कंफ्यूज हो गए, और 100% गारंटी ये है कि आपका सवाल जो सवाल है वो गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लेकर चलो, अगली क्लास में हम लेंथ स्टार्ट करेंगे, आज यही खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।